आपने वाइकिंग्स का नाम सुना होगा। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी यूरोप के जो नॉर्दर्न एरिया है वहां के वॉरियर्स थे जो कोस्टल सिटीज यानी समुद्रों के पास जो शहर बसे हैं उन पे जाके हमला करते थे। वाइकिंग्स ज्यादातर 9th से लेके 11th सेंचुरी तक एक्टिव थे और पूरे यूरोप में इनका बहुत खौफ था। अब ये किसी एक रेस या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के या किसी एक एम्पायर के लोग नहीं थे, बल्कि पूरे स्कैंडिनेविया में जितने भी कंट्रीज हैं अलग अलग जगह से ये वॉरियर्स आते थे। अगर आप आज के वर्ल्ड मैप को देखोगे तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, यहां तक कि फिनलैंड के भी जो वॉरियर्स थे उनको जनरली वाइकिंग्स ही कहा जाता था। वाइकिंग्स फेमस या कह सकते हैं कि बदनाम इसलिए हैं क्योंकि अपने टाइम के सबसे ज्यादा खूंखार वॉरियर्स। यूरोप में लोग इनको बारबेरियंस या सैवेजेस कहते थे क्योंकि इनका लड़ाई करने का तरीका, हमला करने का तरीका बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं था। ये हमला करते थे, बहुत मारकाट मचाते थे, वहां से लूटपाट करके, वहां से चीजें चोरी करके वापस भाग जाते थे। इसकी वजह से जो ओवरऑल इंप्रेशन था वाइकिंग्स का वो यूरोप में बहुत ही विलन और बहुत ही जंगली लोगों का था, क्योंकि उस जमाने की जो यूरोप की लड़ाइयां होती थी वो बहुत ज्यादा कन्वेंशनल थी, ट्रेडिशनल थी। यानी आप अपनी सेना लेके आए हो, आपका दुश्मन सेना लेके आया है, आमने सामने लड़ाई हुई और वहीं पे फैसला हुआ, और हराने के बाद भी बहुत बार आप अपने दुश्मन के साथ बहुत तमीज के साथ और इज्जत के साथ पेश आते थे। और वाइकिंग्स का बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो लोग हमला करते थे, खून खराबा करके वहां से भाग जाते थे। इसी वजह से यूरोप में और खास करके ब्रिटिश आइल्स जो है यानी आयरलैंड और ब्रिटेन का जो आइलैंड है, वहां के जो राजा थे ये बहुत घबराते थे वाइकिंग से, क्योंकि उनको लगता था कि वाइकिंग्स अगर हमला कर दिया तो कोस्टल सिटीज बर्बाद हो जाएंगी और वहां पे आके लोग जमीन हथियार लेंगे और वहां पे रहने लग जाएंगे। जब वाइकिंग्स ने बिल्कुल शुरुआत में हमला करना शुरू किया ब्रिटिश आइल्स पे या यूरोप के नॉर्दर्न एरियाज में, तब ये लोग सिर्फ हमला करके वहां से सामान लूट के भागते थे। बट धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये आते थे हमला करके, फिर वहां पे लोगों की जमीन हथियाने लगे और धीरे धीरे करके वहां पे सेटल होने लगे। इस वजह से अब जो राजा है उनको और डर लग रहा है कि एक दूसरे संप्रदाय के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जमीन हथिया के बैठ जाएंगे तो मेरा राज कैसे चलेगा। तो इसी वजह से ब्रिटिश आइल्स में, जनता में और वहां के राजाओं में वाइकिंग्स का बहुत खौफ था। तो पहले वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से निकल के ब्रिटिश आइल्स पे पहुंचे, उसके बाद आइसलैंड पे पहुंचे और उसके बाद ग्रीनलैंड पे पहुंचे, और आगे जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि ये अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे भी पहुंच गए थे। हालांकि आज बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अमेरिका की खोज एक स्पेनिश एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। बट अगर वाइकिंग्स की इन स्टोरीज को बिलीव किया जाए तो वाइकिंग्स ने अमेरिका की खोज इससे बहुत सालों पहले, 5 सेंचुरीज पहले ही कर ली थी। कब? 11th सेंचुरी में। पर फिर भी आज की तारीख के नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को अगर आप देखो, यानी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, इन कंट्रीज में वाइकिंग्स का जो लेगेसी है या उनका इंपैक्ट है वहां की रोजमर्रा की लाइफ में, वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ना के बराबर। पर ऐसा हुआ क्यों? अगर वाइकिंग्स ने एक्चुअली खोज कर ली थी नॉर्थ अमेरिका की, तो वहां पे आज वाइकिंग्स को कोई क्यों नहीं जानता? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक पर्टिकुलर वाइकिंग योद्धा अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया, और यह वाइकिंग योद्धा एक औरत थी। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूंखार वाइकिंग से जिसका नाम था एरिक द ब्लडी। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वाइकिंग्स की ऑलरेडी रेपुटेशन थी कि बहुत ही खूंखार वॉरियर्स होते हैं। बट अगर वाइकिंग्स के बीच में ही किसी बंदे को एरिक द ब्लडी कहा जा रहा है तो आप सोचिए कि उसकी क्या ही रेपुटेशन होगी। कुछ लोग एरिक द ब्लडी कहते हैं, कुछ लोग एरिक द रेड भी कहते हैं। बट यह बात तय है कि एरिक अपने वायलेंट नेचर के लिए, अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए बहुत ज्यादा बदनाम था। यहां तक कि अपने पूरे जीवन काल में इस बंदे को एक बार नहीं 2 बार देश निकाला दिया गया था। तो पहले स्कैंडिनेविया से इसको भेजा गया आइसलैंड, और फिर आइसलैंड में बोला गया कि आप एक छोटे से टापू पे चले जाओ, वहां से बाहर मत निकलना, क्योंकि आप जहां पे जाते हो वहां पे मारकाट मचाते हो और लोगों की शांति को भंग करते हो। तो वाइकिंग लोग ही इस वाइकिंग बंदे से परेशान थे। तो अब जब ये आइसलैंड के एक छोटे से टापू पे आ गया तो भाई एरिक द ब्लडी नेचर तो उसका वही था, वही वायलेंट नेचर, इसने यहाँ पे भी वही हिंसा की। पर अब क्योंकि यहाँ पे लोग ही कम थे तो इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया, और इनफैक्ट ये इतना पॉपुलर हो गया, इसकी एक ऐसा कैरिज्मा था, इसका ऐसी पर्सनालिटी थी कि लोग इसको फॉलो करने लगे और एक तरह का नेता बन गया, लीडर बन गया। और फिर ये बंदा यहां से निकल के वेस्ट की तरफ एक्सप्लोर करता हुआ पहुंच गया एक दूसरे आइलैंड पे जिसका नाम इसने रखा ग्रीनलैंड। अब नाम इसने ग्रीनलैंड इसलिए रखा था क्योंकि ये जानता था कि जहां ये पहुंचा है, जिस जमीन पे पहुंचा है, वहां पे बहुत ठंडी है और हर जगह बर्फ ही बर्फ है। पर लोगों को इसको ये बताना था कि आप मेरे साथ वहां जाओ, वहां बहुत सुंदर है, बहुत जगह है वहां पे। तो लोगों के सामने मार्केटिंग करने के लिए इसने जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा। बल्कि अगर आप आज देखें तो आइसलैंड जो है वो आपको बिल्कुल हरा भरा नजर आएगा और ग्रीनलैंड बिल्कुल बर्फ में ढका रहता है।
बट अब कुछ भी हो, ग्रीनलैंड में लोग आने लगे और धीरे धीरे वहां पे लोग सेटल होने लगे। अब क्योंकि ग्रीनलैंड इसने ही बसाया था, तो एरिक द ब्लडी या एरिक द रेड को यहां से कोई निकाल नहीं सकता था, क्योंकि इसका खुद का ही वो टेरिटरी था। अब यहां सेटल होने के बाद धीरे धीरे लाइफ इसकी आगे बढ़ी और इसके 2 बच्चे हुए। इसका जो बेटा था उसका नाम था लीफ एरिक्सन, यानी एरिक का बेटा, और इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था फ्रेडस एरिक डोटेल, यानी एरिक की डॉटर। अब जैसे एरिक द रेड था वैसे इसके दोनों बच्चे थे, दोनों खूंखार, दोनों बहुत वायलेंट, क्योंकि होता ना कि जैसा बाप वैसा संतान। तो जब इसके दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो लीफ को ये मन में आया कि मुझे भी अपने पिताजी की तरह एक्सप्लोर करना है। तो उसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया, कुछ जहाज बांधे और वो चल पड़ा अब ग्रीनलैंड से वेस्ट डायरेक्शन में और जमीनों को एक्सप्लोर करने के लिए। अब देखिए, उस जमाने में एक्सप्लोरेशन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास शिप्स हैं और आप समुद्र पे जा सकते हो, बट आपको पता नहीं कि आपको कितने टाइम तक समुद्र पे रहना पड़ेगा। आप बस निकल पड़ते हो इस उम्मीद में कि आपको आगे जाके कोई ना कोई लैंड मिल ही जाएगा। तो इसी उम्मीद में लीफ भी अपने कुछ साथियों को इस सेल पे, इस एक्सप्लोरेशन पे निकल पड़ा और कुछ टाइम के बाद उसको जमीन नजर आई। अब जब ये यहां पहुंचा, इसने जमीन देखी तो उसको लगा, अरे ये मेरे ग्रीनलैंड से तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो बहुत सुंदरता है, बिल्कुल बड़ा बड़ा लैंडस्केप है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, ग्रीनलैंड में तो उतना अच्छा नहीं है। तो इसने डिसाइड किया कि भाई अब हम यहीं पे सेटल होंगे और यहीं पे एक छोटी सी अपनी हंसती खेलती एक दुनिया बसाएंगे, एक कॉलोनी बसाएंगे, ठीक है। और इस जगह का उसने नाम रख दिया विनलैंड। अब वो आके यहाँ पे रहने तो लग गया, पर अब यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रहते थे उन्होंने देखा कि ये लोग कौन है, ये लोग जहाज से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। ऑब्वियसली अगर आपने कहीं पे एक प्लॉट लिया हुआ है, वहां पे कोई और इंसान आके अपनी प्रॉपर्टी बना दे तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो जो नेटिव्स थे वो बहुत भड़के कि अरे ये कौन आके यहाँ पे रहने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, लीफ की जो पूरी पार्टी थी उनके ऊपर हमला किया। अब लीफ जो यहाँ पे आया था, इसको पता तो था नहीं कि यहाँ पे इसको इतना अच्छा जगह मिल जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा, जैसे मैंने बताया, एक छोटा सा कंटिजेंट लेके आया था, बहुत छोटा क्रू था उसके पास। तो जब लीफ ने देखा कि इनके ऊपर तो हमला हो रहा है और ये इतने लोगों को रोक नहीं पाएगा, तो लीफ ने अपने साथियों को बोला, चलो भाई जहाजों में वापस बैठो, हम वापस भाग के जाएंगे। और सारे लोग जहाजों में बैठ गए और ये लोग यहां से भाग गए। अब यहां पे वाइकिंग्स की कहानियों में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था फ्रेडस एरिक डॉटर। पहले इसके बारे में नहीं बताया, बट इस पॉइंट पे बताया गया है कि फ्रेडस भी लीफ के साथ इस एक्सप्लोरेशन पे आई थी और वो भी यहां पे थी जब नेटिव लोगों ने इन पे हमला किया। और जब ये हमला कर रहे थे और जब लीफ अपने जहाजों में बैठ के भाग रहा था, तो इसी बंदी ने, फ्रेडिस ने, बहुत बहादुरी से लड़ाई करके नेटिव लोगों को रोका जब तक सारे जो वाइकिंग्स थे शिप पे बैठ के भाग नहीं गए। तो इस वजह से वाइकिंग्स के बीच में फ्रेडिस की एक रेपुटेशन बनी कि हमारे राजा की बेटी है और बहुत बहादुर वॉरियर है। बहरहाल जो भी हो, ये सारे लोग भाग के वापस अपने ग्रीनलैंड पे पहुंच गए और वहां पहुंचने के कुछ ही टाइम के बाद एरिक द रेड का निधन हो गया। अब राजा बन गया लीफ एरिक्सन। उसको अभी भी याद था कि मैं विनलैंड गया था, वहां पे इतना सुंदर सब कुछ था, मुझे वहीं पे जाके कॉलोनी बसानी है। अब हालांकि वाइकिंग्स ने जगह का नाम विनलैंड रखा था, बट बहुत सारे लोग इसको एक स्टोरी मानते हैं, इसको रियल बात नहीं मानते हैं। बट अगर वाइकिंग्स रिकॉर्ड्स को माना जाए तो आपको पता है विनलैंड आज की तारीख में कौन सी जगह है? ये है नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा का न्यू फाउंडलैंड। यानी वाइकिंग्स ने अमेरिका के कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लिया था। अब लीफ ने डिसाइड कर लिया था कि उसको वापस विनलैंड में जाना है और वहां पे वाइकिंग्स को बसाना है। पर क्योंकि अब लीफ खुद ग्रीनलैंड का राजा बन चुका था, तो वो इस बार इस कंटिंजेंट में खुद नहीं गया। उसने बहुत सारी शिप्स इकट्ठा की और उन शिप्स में उसने वाइकिंग्स को भेजा कि तुम जाओ विनलैंड में, अब सेटल हो, और अब जब नेटिव्स तुम पे हमला करेंगे तो तुम इतने सारे लोग हो, अब तुम उनको हरा सकते हो। तो ये जो उसने कंटिंजेंट भेजा, इसमें फ्रेडिस भी थी, यानी उसकी बहन। तो ये जो पूरा कंटिंजेंट था, इसमें बहुत सारी शिप्स थी और कुछ शिप्स तेज चल रही थी और कुछ शिप्स धीरे। तो वाइकिंग्स की कहानी में ये कहा जाता है कि ये शिप्स एक साथ सेम टाइम पे विनलैंड नहीं पहुंची, कुछ शिप्स पहले पहुंची, कुछ शिप्स बाद। तो जिस शिप में फ्रेडिस थी, यानी कि महाराजा की बहन, वो शिप पहले दिन नहीं पहुंची। पहले दिन जिन लोगों की शिप पहुंची वो लोग कुछ ऑफिशियल लोग नहीं थे, वो लोग नॉर्मल लोग थे, और वो वहां पहुंचे और उन्होंने जाके जो उस एरिया में सबसे सुंदर, सबसे बड़ा घर जो था, उसमें उन्होंने हथिया लिया, वहां पे वो लोग सेटल हो गए। अब जब अगले दिन फ्रेडिस वहां पे पहुंची तो उसने देखा कि हाँ, यहाँ पे वाइकिंग्स लोग आके एक पिछले दिन आके यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, उस जमाने में वाइकिंग्स में एक प्रथा थी, जब भी वाइकिंग्स किसी जगह पे हमला करते थे, वहां जीत लेते थे, तो जो इंसान सबसे पहले वहां पहुंचा, उसने जिस घर को चुना उस घर में वो रह सकता है, वो घर उसका हो जाएगा। ये उन लोग का रूल था।
तो फ्रेडस जब वहां पहुंची तो उसको जो घर पसंद आया कि हाँ ये मुझे घर रहना है, ये एक स्टोन का बना हुआ घर है और बहुत बड़ा घर है, उसने उस घर पे उंगली रखी तो उसको पता चला अरे वहां तो ऑलरेडी कोई रह चुका है, वाइकिंग्स जो पहले आए थे एक दिन पहले वो वहां पे सेटल हो चुके हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसको लगा अरे राजा की बहन मैं हूं और मैं लीडर हूं और ये कैसे सेटल हो गए। तो इन्होंने जाके उनको बोला कि भाई तुम घर खाली करो, मुझे ये घर चाहिए। अब वाइकिंग्स का जो रूल था, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो, आप होंगी राजा की बहन और यहाँ पे और भी घर हैं, हम पहले पहुंचे हैं और वाइकिंग्स का जो रूल है वो हमको ये हक देता है कि हम इस घर पे रह सकते हैं। अब अगर वो ये बात किसी नॉर्मल वाइकिंग को बोलता तो फिर भी थी, बट उन्होंने किसको बोला, फ्रेडस को, जो ऑलरेडी एरिक द रेड की बेटी थी, मतलब इतनी खूंखार, उसके ऊपर से वो राजा की बेटी थी और एक राजा की बहन। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपने गार्ड्स को बोला इन सबको मार दो। तो उसके जो गार्ड्स थे उन्होंने इन दोनों को मार दिया जो यहाँ पे वाइकिंग्स थे। अब यहां तक भी अगर बात होती तो ये बात सॉल्व हो जाती, मतलब सुलझ जाती। पर अब फ्रेडस ने ये किया कि उसकी जो फैमिली थी वहां पे उनको भी ऑर्डर दिया कि इनको भी मार दो, जो उन लोगों की फैमिली थी सबको मारने का ऑर्डर दिया। अब फ्रेडस के जो गार्ड्स थे वो जानते थे कि वाइकिंग कल्चर में औरतों को और बच्चों को मारना कितना बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ी सजा होती है। तो उसके गार्ड्स ने कहा कि भाई हम तो इनको नहीं मारेंगे। तो फ्रेडस ने खुद ही अपना एक्स लिया और इन सबको मार दिया। तो इस तरह से फ्रेडस ने औरतों का मर्डर किया था, ऐसी औरतें जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वाइकिंग्स के कल्चर में औरतों की बहुत इज्जत थी और बहुत उनकी पावर थी, क्योंकि ये वही बच्चे पैदा करती थी जो आगे आके वाइकिंग्स बनते थे और इनके टेरिटरी को बढ़ाने के लिए हेल्प करते थे। तो अगर औरतें नहीं होंगी तो बच्चे नहीं होंगे, इसी वजह से औरतों का बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा था। तो इस तरह से फ्रेडस को ये घर तो मिल गया, पर विनलैंड में वाइकिंग्स की जो पूरी कॉलोनी की शुरुआत थी वो बहुत ही खराब नोट पे हुई। बहरहाल कुछ महीने बीते और जब मौसम इंप्रूव हुआ तो यहाँ पे जो वाइकिंग्स थे वो लोग वापस सेल करके ग्रीनलैंड पहुंचे और राजा लीफ के सामने उन्होंने इस बात को रखा कि आपकी बहन ने वहां पे वाइकिंग फैमिली को मार दिया है। अब राजा लीफ एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ वो देख रहा है कि उसकी बहन ने इतना बड़ा कानून तोड़ा है, उसने वाइकिंग औरतों को मारा है, और दूसरी तरफ वो ये देख रहा है कि वो अपनी बहन को पनिशमेंट के तौर पे मार भी नहीं सकता, क्योंकि वाइकिंग कल्चर में राजाओं की जो फैमिली होती थी उनमें भी औरतों की बहुत इंपॉर्टेंस थी और सिबलिंग्स में आपस में एक दूसरे को मारने के अगेंस्ट बहुत कड़ी सजा होती थी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जो लीडरशिप है उनकी वो आपस में ही लड़ मरे। इस वजह से इसके खिलाफ भी कानून था कि आप अपने भाई बहन को नहीं मार सकते। तो अब लीफ जो भी करे, चाहे वो उसको सजा दे चाहे ना दे, दोनों तरफ से लीफ कानून तोड़ रहा था। तो उसने अपना बहुत दिमाग लगाया और उसने कॉम्प्रोमाइज ये किया कि उसने ग्रीनलैंड से अपनी बहन फ्रेडस को निकाल दिया, उसको देश निकाला दे दिया। और ये जो पूरा विनलैंड का एपिसोड है उसने बोल दिया कि कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, इसके बारे में कोई कभी चर्चा नहीं करेगा। और ये जो पूरा एपिसोड है उसने एकदम एकदम सुमड़ी में निपटा दिया, चुपचाप करके साइड में कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के वजह से वाइकिंग्स कभी भी विनलैंड में गए ही नहीं। और फिर 500 सालों के बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, तो उनको कहा जाता है कि इन्होंने खोज की थी। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस के पहले भी एक एक्सप्लोरर पहुंचे थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, पर फिर भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं, उनको यही पता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। पर अगर ये वाइकिंग्स की स्टोरी सही है, लीफ और फ्रेडस वाली, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के और उसके पहले जो एक्सप्लोरर पहुंचे थे उनके पहुंचने के बहुत सालों पहले ही वाइकिंग्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ढूंढ चुके थे। पर फिर भी फ्रेडस के गुस्से की वजह से ये लोग कभी भी विनलैंड में नहीं गए और न्यू फाउंडलैंड जो आज कनाडा में है वहां पे हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस है नॉर्डिक कल्चर का और वाइकिंग्स का, बट उसके अलावा ये जो पूरा वहां का इन्फ्लुएंस है स्पेशली साउथ अमेरिका में वो पूरा स्पेनिश है। तो अगर वाइकिंग लोग वहां पे सेटल हो गए होते और नेटिव्स के साथ वो लोग मिल गए होते तो उन्होंने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया होता। तो ऐसा हो सकता है कि बाद में इतने सारे स्पेनिश एक्सप्लोरर्स और मिलिट्री एक्सपीडिशंस साउथ अमेरिका में आए, उन्होंने यहाँ पे इतनी हिंसा की, अगर यहाँ पे वाइकिंग्स होते तो शायद से वो लोग स्पेनिश लोगों को रोक लेते। और साउथ अमेरिका में स्पेशली स्पेनिश इन्फ्लुएंस जो इतना बड़ा था वो कभी होता ही नहीं। फिर यूरोप का स्पेनिश एम्पायर कभी इतना ताकतवर नहीं होता। और स्पेशली अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, आज वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्डिक कल्चर यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, डेनमार्क, नॉर्वे, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता। यहाँ पे बात बताना बहुत जरूरी है कि ये एक स्टोरी है वाइकिंग लोगों की, और वाइकिंग्स ने एक और स्टोरी भी लिखी है जिसमें फ्रेडस को एक बहुत ही बहादुर वॉरियर की तरह दिखाया गया है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब पहली बार लीफ यहाँ पे आया था विनलैंड पे और जब उनके ऊपर नेटिव्स ने हमला किया और सब लोग भागे थे चीजों में बैठ के, तब फ्रेडस ने वहां पे अकेले रुक के नेटिव्स को रोका था और सबसे लड़ाई की थी। और वहां पे
फ्रेडस मारी गई थी, तो वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग फ्रेडस एक बहुत बहादुर वाइकिंग वॉरियर थी जिसने वाइकिंग लोगों की रक्षा की। बट जो आपको मैंने दूसरी स्टोरी सुनाई उसके अकॉर्डिंग फ्रेडस को एक बहुत ही इविल, बहुत ही खूंखार और दरिंदगी से भरी हुई वाइकिंग वॉरियर दिखाया जाता है। बट दोनों स्टोरीज में फ्रेडस को बहुत ही बहादुर वॉरियर जरूर दिखाया जाता है। अब इन दोनों में कौन सी स्टोरी सच है ये तो पता नहीं, और इनफैक्ट शायद दोनों में से कोई भी स्टोरी सच ना हो। बट ये बात तय है कि स्पेनिश लोगों ने जब साउथ अमेरिका को डिस्कवर किया तो वहां पे बहुत लूटपाट मचाई और वहां पे अपनी टेरिटरीज बनाई, और इसी वजह से साउथ अमेरिका में इतना ज्यादा स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जगह वाइकिंग्स का या नॉर्थ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बहुत ही हल्का सा ना के बराबर इन्फ्लुएंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।